हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 7 की कहानी अपना अपना भाग्य का कथावाचन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपना अपना भाग्य कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैनेंद्र कुमार हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। उन्होंने कहानी और उपन्यासों को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया और एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन। इनके कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जय संधि और जैनेंद्र की कहानियाँ 7 भाग। निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये और वे। इनके अनुदित ग्रंथ हैं मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश। अपना अपना भाग्य कहानी श्री जैनेंद्र जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब लड़के का चित्रण किया है। समाज में आदमी को आदमी के प्रति भी सहानुभूति नहीं है, वह सिर्फ अपने वर्गगत स्वार्थ के तरफ ही ध्यान देता है। एक अभावपूर्ण जीवन के कारण गरीब बच्चे की मौत हो गई। यदि लोगों ने उसकी मदद की होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी तथा उसे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता था। हमारी एक छोटी सी मदद किसी भी की जान बचा सकती है, इसलिए हमें एक अच्छा इंसान बनकर परोपकारी होना चाहिए। यही संदेश देने का प्रयास लेखक ने किया है। अपना अपना भाग्य के द्वारा लेखक जैनेंद्र कुमार ने सामाजिक विषमता का पूरा चित्रण किया है। अपना अपना भाग्य कहानी का अर्थ है कि बालक के भाग्य में इन्हीं परिस्थितियों में इस प्रकार की मृत्यु हुई लिखी थी। यदि उसके भाग्य में सुख लिखा होता तो उसका जीवन अच्छा होता और उसे ऐसे जीवन को नहीं देखना पड़ता। उसका जीवन अच्छा होता और ना ही वह रात को ठिठुरता हुआ मरण को प्राप्त होता। इस कहानी के पात्र हैं लेखक, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो सहृदय है, लोगों के प्रति दया भाव रखने वाला व्यक्ति। लेखक का मित्र, यह भी लेखक के समान है। एक बालक है जो 10 वर्षीय बालक जो कि बेघर, काम के तलाश में और भूखा है। इसी बालक के जीवन की त्रासदी को यह कहानी बयां करती है। इस कहानी में निहित उद्देश्य है समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य है। इस कहानी में समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता को उजागर किया है। समाज के संपन्न और समर्थ लोगों के अंदर व्याप्त संवेदनहीनता और निष्ठुरता पर करारा व्यंग्य किया है। कहानी का उद्देश्य आज के समाज में व्याप्त स्वार्थपरता, संवेदन शून्यता और आर्थिक विषमता को उजागर करना है। समाज के उच्च पदों पर आसीन तथा सर्वरूप से संपन्न तथाकथित बुद्धिजीवियों को जो समाज और गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं परंतु व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं करते। लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति तथाकथित बुद्धिजीवियों की अपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर भी तीखा व्यंग्य किया है। आज के समाज में परोपकारिता का अभाव हो गया है, यह भी इस कहानी में स्वतः व्यंजित है। उनकी दया और सहानुभूति केवल बड़े बड़े शब्दों के आडंबर तक ही सीमित है और जब वास्तविक रूप से किसी गरीब असहाय की सहायता करने की बात आती है तो वो बहाना बनाकर बच निकलना चाहते हैं।
हर कोई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है। किसी को अन्य के दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। निर्धन की सहायता करने की अपेक्षा सब उसे अपना अपना भाग्य कहकर मुक्ति पा लेते हैं। कहानी में लेखक का उद्देश्य समाज के लोगों की संवेदनहीनता और पाखंड को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं इस कहानी की कथा वस्तु को। अपना अपना भाग्य कहानी की शुरुआत नैनीताल की वादियों में होती है। कहानी के शुरुआत में नैनीताल के मनोरम दृश्यों का वर्णन मिलता है। चारों तरफ शांति, एक पहाड़ी स्थान होने के नाते पर्यटकों के जमावड़े का दृश्य भी दर्शाया जाता है। यहाँ भारतीय और विदेशी स्त्रियों में एक अंतर भी दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। भारतीय और विदेशी स्त्रियों में ये द्वंद्व विचारणीय है। जहां हमारे देश की स्त्रियां अपने निवास स्थान पर भी सहमी सहमी चल रही, कुछ असर हमारी संस्कृति का है और कुछ पुरुष प्रधान सोच का। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होता ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी, जो कि विदेशी स्त्रियों में ऐसी असमानता नहीं दिखाई देती है। लेखक और उसका मित्र दोनों इन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं बैठे बैठे शाम हो गई और सर्दी भी बढ़ गई थी। धीरे धीरे अंधकार बढ़ गया और कुहासा चारों ओर बढ़ गया। उसी अंधकार में एक लड़का सामने आया, जो कल से भूखा और रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था, पर वो काम चाहता था। वह लड़का अपना घर छोड़कर भाग आया था। वहाँ खाने को कुछ नहीं था। उसका बाप उसे मारता था और उसके कई भाई बहन थे। उसके साथ एक साथी भी आया था, जो कि उसके साहब ने मारा तो मर गया था। तभी लेखक और उसके दोस्त उसे वकील साहब के पास लेकर गए। उन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी, पर वह उसे रखने से मना कर देते हैं कि ऐसे किसी अनजान को वो घर में नहीं रख सकते थे। सर्दी बहुत तेज़ थी और उस लड़के के बदन पर मुश्किल से कुछ ही कपड़े थे, नंगे पैर और नंगा सिर। उन दोनों ने उसकी मदद इसलिए नहीं की कि अभी उनके पास केवल नोट है, खुदरे पैसे नहीं। उस लड़के को कल आने को कहा। उस ठंड में उनके गर्म कोट में भी उन्हें ठंड लग रही थी। उस लड़के से पूछा कि कहाँ सोएगा, तो उसने जवाब दिया, यहीं कहीं पेड़ के नीचे। उस नंगे पैर बिना गर्म कपड़ों के फिर भी उस लड़के की ना सोच उन दोनों ने अपनी सोची। उसे वही बाहर छोड़ दिया। खुद बिस्तर में गर्म होने को लपक पड़े। लेखक ने कहा, पहले अपने बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी की चिंता करना। अगले दिन समाचार मिला कि वही 10 वर्षीय पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। इस खबर को सुनकर सब ने कहा और सोचा, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी देश में व्याप्त गरीबी को यथावत दिखाने में सफल हुआ है। इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। कहानी के शुरुआत में नैनीताल के मनोरम दृश्यों का वर्णन मिलता है। चारों तरफ शांति, एक पहाड़ी स्थान होने के नाते पर्यटकों के जमावड़े का दृश्य भी दर्शाया जाता है। यहाँ भारतीय और विदेशी स्त्रियों में एक अंतर भी दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। लेखक और उसका मित्र मोटर में सवार होते ही थे
कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। लेखक और उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा तो प्रकट करते हैं, लेकिन जब उसकी मदद करने का समय आता है तब वे अपनी हृदयहीनता और अमानवीयता का परिचय देते हैं। वे बालक की सहायता गर्म कपड़े देकर, खाना देकर, पैसे देकर या नौकरी की व्यवस्था करके कर सकते थे, पर उन्होंने बालक की इस स्थिति को उसके भाग्य पर छोड़कर अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया।